बताओ, कौन हो तुम और क्यों आई हो यहाँ? तुमने नीति के शरीर को क्यों पकड़ रखा है? नीति गुस्से में केवल चिल्ला रही थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। अचानक नीति उस घेरे के अंदर अपने शरीर को मरोड़ने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। पास में खड़ी नितिन के दोस्त तनु और साक्षी ये नजारा देखकर और भी डर गए। दरअसल नीति एक गरीब घर की लड़की थी। नितिन के माता पिता खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे, इसलिए कोई भी अपनी बेटी को आगे नहीं पढ़ाता था। नीति बहुत होशियार छात्रा थी, परीक्षा में हमेशा अव्वल आती थी। नीति की 10वीं कक्षा खत्म हो गई थी और वो पढ़ाई के लिए शहर के कॉलेज जाना चाहती थी। देखो नीति, तुम होशियार हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर मैं तुम्हें अकेले शहर नहीं भेज सकता। गांव में से कोई भी आज तक पढ़ाई के लिए शहर नहीं गया है। लेकिन पिताजी, मैं महीने में 1-2 दिन वापस गांव आया करूंगी। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। वो सब ठीक है बेटा, पर वहाँ हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे। तुम रहोगी कहाँ? हमारी कोई पहचान भी नहीं है शहर में। अब हम तुम्हें अकेले कैसे भेजें? बहुत जिद करने के कारण नीति के माता पिता नीति को शहर पढ़ने के लिए भेजने को तैयार हो गए। नीति ने शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। नीति के पिता ने स्कूल के हेडमास्टर से बात करके शहर के हॉस्टल में नीति के रहने का इंतजाम करवाया। अगले दिन नीति शहर आई। वो जिस हॉस्टल में पढ़ रही थी उसी कॉलेज के हॉस्टल में वो रहती थी। नितिन का कॉलेज 5 मंजिला था। पहले 2 मंजिले में क्लासेस थे और ऊपर की 3 मंजिले में छात्रों के रहने की व्यवस्था। कॉलेज और रहना एक ही जगह पर था, इसीलिए नीति के माता पिता भी अब निश्चिंत थे। नीति पहले दिन कॉलेज में आई। उसने रिसेप्शन में अपने कमरे के बारे में पूछा। उसे वहां पर रूम की चाबी और आईडी मिल गई। हॉस्टल का गार्ड नीति को रूम दिखाने के लिए साथ आया। देखो, तुम यहाँ आई हो तो तुम्हें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, सुबह 6 बजे उठकर तैयार होकर कॉलेज आ जाना। दूसरी बात, बिना इजाजत कॉलेज के बाहर नहीं जा सकते। तीसरी बात, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो मुझे बताना, वो भी 7 बजे से पहले। और हाँ, सबसे खास बात, कुछ भी हो जाए शाम 7 बजे के बाद अपने रूम से बाहर नहीं निकलना, कोई भी इमरजेंसी हो। गार्ड की ये बातें नितिन को जरा अजीब लगी, लेकिन वो चुप रही। नीति अपने रूम के पास पहुंची। उसने बेल बजाई तो एक लड़की ने दरवाजा खोला। हाय, मेरा नाम तनु है और मैं तुम्हारी रूममेट हूँ। हाय, मेरा नाम नीति है। तभी नीति ने देखा कि वॉशरूम से एक और लड़की बाहर आई। हाय, आई एम साक्षी। मैं भी इसी रूम में रहती हूँ और अब तुम हमारे ही साथ रहोगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आई एम नीति। तीनों बातें करने लगे। उनमें अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब तीनों एक साथ कॉलेज जाती, लंच करती, स्टडी करती और रूम में मौज मस्ती भी करती। एक दिन ऐसे ही बातें करते करते नितिन को याद आया कि उसे उस गार्ड ने 7 बजे के बाद बाहर जाने से मना किया था, लेकिन क्यों वो समझ नहीं पाई थी। उसने इसके बारे में तनु और साक्षी से पूछा। यार, मुझे एक बात इस हॉस्टल की समझ नहीं आई। ये शाम 7 बजे के बाद सब कुछ बंद क्यों होता है? कोई बाहर क्यों नहीं जा सकता? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ का कोई भी इस रूल को नहीं तोड़ता? वैसे तो ये बात हम दोनों को भी अजीब लगी और हम दोनों भी इस बात पर भरोसा नहीं करते, लेकिन रूल है इसलिए हम कभी बाहर नहीं गए। भरोसा नहीं करते मतलब? ऐसी भी क्या बात है? दरअसल यहाँ सब ये कहते हैं कि इस हॉस्टल में शाम के वक्त आत्माएं घूमती हैं और अगर हम अपने कमरे से बाहर गए तो ये आत्माएं हम पर हावी हो सकती हैं। आत्मा? ये भी सच में होती है क्या? मतलब हमारे गांव में तो कहते हैं कि होती है, पर मैंने कभी देखा नहीं और महसूस भी नहीं किया। हमने भी नहीं, पर रूल है। ऐसे ही बातें करते करते तीनों सो गए। अगले दिन हमेशा की तरह अपनी क्लासेस खत्म करके तीनों अपने रूम में चली गई। तीनों को बहुत आलस आ रहा था। यार, बहुत बोर हो रहा है। आज तो लेक्चर में भी मुझे नींद आ रही थी। हाँ ना यार, कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं है यहाँ पर। बाहर भी नहीं जा सकते। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं अपने मोबाइल में गाने लगाती हूँ और हम सब डांस करते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, मुझे भी नाचना पसंद है। तनु ने अपने मोबाइल पर एक गाना लगाया और तीनों डांस करने लगे। तभी गलती से साक्षी का पैर नीति के पैर पर पड़ा।
बहुत जोर से पैर पर चोट लगी है। क्या यार साक्षी, जरा संभाल कर करती ना डांस। आई एम सॉरी यार, वो डांस करते करते गलती से पैर पड़ा। यार बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो, किसी को हेल्प के लिए बुलाओ। मैं गार्ड अंकल को बुलाती हूँ, वो करेंगे हमारी मदद। साक्षी गार्ड को बुलाने जा ही रही थी, तभी उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई। उसने देखा कि 9 बज चुके थे। वो समझ गई कि अब गार्ड भी उनकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि 7 बजे के बाद रूम से बाहर जाना मना था। यार 9 बज गए हैं, अब तो गार्ड अंकल भी हमारी मदद के लिए नहीं आएंगे। अब हमें ही कुछ करना होगा। नीति, क्या तू सुबह तक वेट कर सकती है क्या? हम कल सुबह डॉक्टर के पास जाते हैं। यार मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं सुबह तक वेट नहीं कर सकती। तनु और साक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। साक्षी ने कहा कि वो चोरी छुपे हॉस्टल के बाहर निकलेंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे। तनु ने कहा कि अगर हम पकड़े गए तो किसी को पता चल गया तो। साक्षी ने कहा कि अभी कोई भी अपने रूम से बाहर नहीं होगा, तो हमें कोई नहीं देखेगा, हम जल्दी से जाकर वापस आ जाएंगे। फिर तनु और साक्षी नीति को अपने कंधे का सहारा देते हुए हॉस्टल के बाहर ले आए। अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ना कोई भूत ना कोई आत्मा। लगता है हम कहीं बाहर ना जाएं शाम को, इसीलिए ये अफवाह फैलाई गई है। साक्षी और तनु नीति को डॉक्टर के पास लेकर आए। वापस आते ही जैसे ही तनु ने डॉक्टर का गेट खोला तो जोर जोर से हवा चलने लगी, मानो तूफान आया हो। और कुछ ही पल में सब कुछ ऐसे शांत हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह बात तीनों को बहुत अजीब लगी। तीनों के मन में डर बैठ गया था। वह जल्दी से अपने रूम में आ गए और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन सुबह तीनों उठी और क्लास के लिए तैयार हो गई। क्लास में नीति बहुत शांत बैठी थी। वो ना ही किसी से बात कर रही थी, ना ही किसी के बात का जवाब दे रही थी। तनु और साक्षी ने नीति से बात करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तनु ने देखा कि नीति की आंखें धीरे धीरे लाल होते जा रही। नीति सीधा रूम में जाके अपने बेड पर सो गई। दूसरे दिन नीति की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था और आंखों का रंग अब पूरी तरह लाल हो गया था। नीति अपने बेड पर एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। यह देखकर तनु और साक्षी बहुत डर गईं। उन्होंने गार्ड अंकल को बुलाया। गार्ड अंकल नीति को देखकर समझ गए कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। क्या नीति शाम 7 बजे के बाद बाहर गई थी? तनु और साक्षी ने हाँ में सिर हिलाया। तुम लोगों को कितनी बार कहा था कि 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। यह इसी का नतीजा है कि नीति पर किसी बुरी आत्मा का साया है। ये बात सुनकर तनु और साक्षी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो बहुत डर गई। हमें माफ कर दीजिए अंकल, नीति की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हम उसे 2 दिन पहले रात को डॉक्टर के पास लेकर गए थे। गार्ड अंकल को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सामने वाले चर्च में गए और वहां से फादर डिसूजा के पास गए। उन्होंने फादर डिसूजा को सारी बात बताई। फादर डिसूजा ने अपने सामान की बैग ली और हॉस्टल की तरफ आए। रूम में आते ही उन्होंने देखा कि नीति सोफे के ऊपर हवा में तैर रही है। तनु और साक्षी डरकर एक कोने में छुप गए थे। फादर डिसूजा ने अपने बैग में से शुद्ध जल निकाला और चारों ओर छिड़कने लगे और उसी पानी का एक घेरा भी बनाया। फिर उन्होंने अपने बैग में से क्रॉस और अपनी किताब निकाली और मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही फादर डिसूजा मंत्र पढ़ने लगे, नीति ने अपने शरीर को सीधा किया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज से आसपास रखी सारी चीजें टूटने लगी। क्यों आए हो तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से, ये मेरी जगह है। नीति मेरा शिकार है। तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगी, सबको। नीति जोर जोर से चिल्लाती हुई सबको डरा रही थी। फादर डिसूजा ने अपने क्रॉस की मदद से नीति को पकड़ा और उस पानी के घेरे के अंदर लाया। नीति ने वहां से बाहर आने की कोशिश की, मगर वो नहीं कर पाई। फिर वो घेरे के अंदर ही अपने शरीर को मरोड़ने लगी। उसे ऐसा करते देखकर तनु और साक्षी और भी ज्यादा डरने लगी। घेरे के अंदर नीति अपने नाखूनों से अपने ही शरीर को नोचने लगी। उसके शरीर से खून बहने लगा। फादर डिसूजा ने नीति की मदद करने की बहुत कोशिश की, मगर नीति का शरीर अब और ज्यादा दर्द सहन नहीं कर पा रहा था।
और सूरज निकलने से पहले ही नीति ने अपना दम तोड़ दिया। ये सब हमारी वजह से हुआ है। अगर हम नीति को बाहर ना ले जाते तो शायद नीति आज हमारे बीच जिंदा होती। अगले दिन ये बात पूरे कॉलेज में पता चल गई। कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये कॉलेज बंद करके दूसरी जगह कॉलेज ओपन करने का फैसला किया, पर अफसोस कि अब बहुत देर हो गई थी। नीति को अपनी जान गंवानी पड़ी। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें